इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से आशीर्वाद यात्रा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस से हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की थी और उसी यात्रा के क्रम में कुछ समय पूर्व हम लोग जमुई भी हम लोग आए थे और बिहार के हर जिला से ये यात्रा होती हुई गुजर रही है और जो जन सैलाब या लोगों का जो समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। और यही कारण है कि आने वाले समय में जब हम लोग मध्यावधि चुनाव की जब हम लोग बात करते हैं और मैं इस बात को मानता हूँ कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, जो मध्यावधि चुनाव होंगे ये यात्रा हम लोग को इस बात का विश्वास दिलाती है कि उसमें लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले चुनाव में चुनाव परिणामों के बाद सरकार बनाने में लोक जनशक्ति पार्टी की एक अहम भूमिका होगी। इस यात्रा ने कम से कम इस बात का अनुभव करवाया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार से और उनकी सरकार की नीतियों से आज की तारीख में बिहार की जनता पूरी तरीके से नफरत करती है और इस बात का एहसास हम लोग को इस यात्रा के माध्यम से हुआ और साथ ही में लोगों का बढ़ता समर्थन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो योजना जो विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने तैयार किया है उसके प्रति जिस तरीके से लोगों का रुझान हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि आगामी मध्यावधि जब चुनाव होंगे तो उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। पिछली बार भी हम लोग का जो प्रदर्शन था 6% का मत हम लोग को तब मिला जब हम लोगों ने 100+ सीटों पर अभी चुनाव लड़ा ही नहीं था। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि अगर हम लोग पूरी 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो यकीनन हम लोग का मत प्रतिशत 12 से 14% का होगा और आज की तारीख में 15% वाले बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियाँ और उनकी नीतियों के बारे में निरंतरता में मैंने विरोध किया है। 7 निश्चय को लेकर हमेशा मैंने प्रश्न उठाए हैं। 7 निश्चय को लेकर हमेशा मैंने कहा है कि भैया भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है 7 निश्चय और बिहार के इतिहास में आने वाले समय में आप देखेंगे जब आकलन होगा तो ये चीज़ खुलकर सामने आएगी कि बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजनाओं में से एक 7 निश्चय होगा और ये धीरे धीरे इसके खुलासे भी होने लगे। अभी जिस तरीके से राज्य सरकार और उनके मंत्रियों के ऊपर एक के बाद एक जो आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 7 निश्चय योजना के माध्यम से अपने घर के परिवार के लोगों को उन्होंने मदद पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे बिहार के हर मंत्री के ऊपर और आज की भी तारीख में मैं इस बात को कहने में मुझे कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आज की भी तारीख में जितने भी मंत्री हैं और ख़ास तौर पर सत्ताधारी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड के जितने मंत्री हैं उसमें आप देखेंगे अधिकांश मंत्री अपने घर में परिवार में रिश्तेदारों को अपने मंत्रालय के माध्यम से इन तमाम योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि भैया उनका ज़ीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, उनका ये ज़ीरो टॉलरेंस कहीं ना कहीं अपने नेताओं पर आकर शांत हो जाता है, उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। 7 निश्चय को लेकर विभिन्न और जिलों से कई ऐसी बातें सामने आई जिस पर कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जांच कराना ज़रूरी नहीं समझा, कभी उसके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझा। तो अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है तमाम ऐसे भ्रष्टाचारियों को, तमाम ऐसे अपराधियों को जो कहीं ना कहीं घोटाले कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार का राजस्व का गलत इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। बहरहाल ये तमाम बातें जांच का विषय हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर इसकी निष्पक्ष जांच होती है, अगर मुख्यमंत्री जी इसकी निष्पक्ष जांच कराते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप होगा। आज साथियों जब मैं यहाँ जमुई में मौजूद हूँ, एक बात ईमानदारी से बोलूँगा, हमेशा इस बात को मैंने कहा है, मैंने माना है और मैंने कबूला भी है इस बात को कि जमुई का बेटा हूँ मैं। जमुई में मुझे वो परिवार वाला प्यार हमेशा मिलता रहा है। हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से घटना चक्र घटा जिसका जिक्र मैंने पिछली बार जब यहाँ पर था उस प्रेस वार्ता में मैंने प्रमुखता से उसका जिक्र किया था, वो कारण बना कि पहले जो हर हफ्ते या हर 10 दिन में जमुई आना होता था, इस बार उतनी शीघ्रता से आना जाना नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं खुद मिस करता हूँ
जमुई को मिस करता हूँ, यहाँ पे रहना मिस करता हूँ, लोगों से मिलना जिस तरीके से होता था वो मिस करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जो ये परिस्थितियाँ मेरी पार्टी में उत्पन्न हुई हैं बहुत जल्द वो शांत होंगी और जिस तरीके से ये यात्रा चल रही है एक बार इस यात्रा की भी समाप्ति होती है और आने वाले दिनों में जो उपचुनाव है उसको भी लेकर पार्टी गंभीरता से कार्य कर रही है। दोनों विधानसभा के उपचुनाव लोक जनशक्ति पार्टी उन चुनाव को लड़ेगी, हम लोग की पार्टी वो चुनाव लड़ेगी। तारापुर की सीट है, कुशेश्वर स्थान की सीट है, तो तमाम ये ऐसे विषय हैं जिसको लेकर व्यस्तता थोड़ी ज़रूर बढ़ी है, पर मेरा जो समर्पण जमुई के लिए है, मेरा जो संकल्प जमुई के लिए है, जिस बात को मैंने 2014 में जब पहली बार मैं यहाँ का सांसद बना था, जो प्रण मैंने उस वक्त लिया था कि जमुई को विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर लेकर आऊँगा, उसके लिए मैं अभी भी कटिबद्ध हूँ और उसके लिए निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि कई ऐसे कार्य हैं जमुई में जो हम लोगों ने पिछले 7-8 साल में, जब से मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला, उनको हम लोग धरातल पर उतार पाए। भले वो सड़कों के निर्माण की बात हो, इससे पहले 14 से पहले जिस जर्जर व्यवस्था में यहाँ पर सड़कें होती थी या गांव से जुड़ने वाले जो पथमार्ग होते थे उनकी जो हालात थी, उसमें जिस तरीके से सुधार आया है, ये मैं ही नहीं, ये नीति आयोग भी इस बात को मानती है। नीति आयोग का ही ये कहना है कि पहले जमुई विकास के मापदंड पर 99 पायदान पर होता था और अब वो 9वें पायदान पर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली रिपोर्ट आते आते तक हम लोग उसमें और सुधार करेंगे। जहाँ तक विद्युतीकरण की बात हो, मुझे याद है कि जब मैं जमुई ज़िले में आया था तो आधे से ज़्यादा गांव ऐसे होते थे जहां पर विद्युतीकरण की योजना नहीं पहुंची थी, सैकड़ों में उनकी संख्या होती थी। अब लगभग 90-95% हम लोग के गांव विद्युतीकरण से जुड़े हैं और ये तमाम परिस्थितियां तब उत्पन्न हुई हैं जब राज्य सरकार का सहयोग हम लोग को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं चिराग पासवान को राज्य सरकार पूरी तरीके से विपक्ष मानती है और इसीलिए टारगेट रख के कई हम लोग की योजनाएं ऐसी हैं, जिसमें से कि मेडिकल कॉलेज की भी एक योजना ऐसी है जिसमें निरंतरता में इन्होंने बाधा डालने का इन्होंने काम किया, इन्होंने प्रयास किया। जितनी अड़चनें हो सकती हैं मेडिकल कॉलेज को लेकर वो उन्होंने उत्पन्न करने की बात की। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता कि टेंडर की प्रक्रिया बार बार रद्द की जाए और दोबारा उसको कराई जाए और उसके बाद भी जो एलवान है उनको टेंडर नहीं दिया जाए। कोर्ट तक इस मामले को जाना पड़ा, पर अब उम्मीद करता हूं कि जल्द ये मामला सुलझेगा और मेडिकल कॉलेज, और क्योंकि मैं संकल्पित हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि अड़चनें जितनी भी आएँ उसको हम लोग धरातल पर हम लोग उतार कर ही रहेंगे। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय की बात हो या पासपोर्ट ऑफिस की बात हो या FCI के ऑफिस की बात हो, तमाम वो कार्य जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आए या जो मेरे कहने से या मेरे प्रयास करने से संभव हो, उनको मैंने धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास किया। अभी हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर आई है, उसमें भी जमुई को चौथे नंबर पर स्थान मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर। तो खुशी है मुझे कि जमुई में धीरे धीरे ही सही पर हम लोग उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं जिस सपने के साथ मैंने जमुई का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिला था कि जमुई को विकसित राज्यों की, विकसित जिलों की श्रेणी में बराबरी पर लाकर खड़ा करना है। पर हाँ, इतना मैं मानता हूँ कि कई अभी कार्य ऐसे हैं जो कि अधूरे हैं जिनको पूरा करना है और उम्मीद करता हूँ कि अपने इसी कार्यकाल में रहते रहते ही उन तमाम कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार का, जैसे मैंने कहा कि तमाम तरीके की बाधाएं राज्य सरकार के द्वारा आती हैं और ये सिर्फ मेरे ही ज़िले में नहीं, ये हम लोग देखते हैं कि पूरे बिहार में ही इस तरीके की परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है और कई ऐसी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो कि धरातल पर नहीं उतरती। कई ऐसी राज्य सरकार की ही योजना है कि जब आप गांव में जाएं तो आप देखते हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलती। अभी कल परसों ही मैं पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी के गांव गया हुआ था, रात्रि विश्राम मैंने वहीं पे किया और गांव की स्थिति अभी भी जिस तरीके से बिहार में बनी हुई है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज की भी तारीख में बिहार के मुखिया हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इन तमाम चीज़ों पर वो नियंत्रण पाए। और सबसे बड़ा सवाल अंत में बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने यही रखूँगा, क्योंकि जमुई के कई ऐसे युवा हैं जो आज भी मेरे पास वही समस्या लेकर आते हैं जो कि निरंतरता में बनी हुई है और रोज़गार से जुड़ी समस्या। मैंने चिराग का रोज़गार के माध्यम से कई लोगों को रोज़गार देने का कार्य किया है, अभी भी प्रयासरत हूँ। अभी भी कई लोग हैं जिनको विभिन्न माध्यमों से
जितनी व्यक्तिगत मेरी क्षमता है उसके माध्यम से मैं उनको रोज़गार देने का कार्य करता हूँ, प्रयास करता हूँ। पर 19 लाख रोज़गार का वादा कहीं ना कहीं इस सरकार ने आने से पहले किया था और उस वादे पर अभी तक ये सरकार खरी नहीं उतरी है, जिसकी वजह से आज भी पलायन हो रहा है। बेरोज़गारी आज की भी तारीख में एक बड़ा और ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तो बस मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार अपने उस वादे को निभाए जो उन्होंने किया था चुनाव से पूर्व, 19 लाख रोज़गार के अपने उस वादे को निभाए, ये ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। अब अगर इसके बाद कोई और सवाल आपके आप बोल रहे हैं कि जमुई को बहुत विकसित कर दिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, सुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य का इतना जर्जर हालत हमारे जम्मू में है, वेंटिलेटर यहाँ पड़ा हुआ है, कोई उसको चलाने वाला नहीं है, सीटी स्कैन मशीन नहीं है, डिजिटल स्कैन मशीन, सारा मशीन है, कोई चलाने वाला नहीं है। कैसे कह रहे हैं जमुई विकास कर गया और दूसरी तरफ वो सरकार के खामियां भी गिना रहे हैं। आंदोलन क्यों नहीं करते हैं, आशीर्वाद यात्रा क्यों करते हैं? भाई, आंदोलन जिस दिन करने की ज़रूरत पड़ेगी उस दिन आंदोलन भी किया जाएगा, पर आप खुद उस बैठक में मौजूद रहते हैं। दिशा की जितनी बैठकें हम लोगों ने की हैं, हर उस बैठक में इस बात को, और मैंने कई बार पत्रोच्चार के माध्यम से भी, मैंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के भी संज्ञान में, और जितनी बार दिशा की बैठक हुई है, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद जाएँ, CS के पास जाएँ, आप उनसे सवाल पूछें। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय आता है और इसमें संघीय ढांचा अगर आप देखेंगे, भाई मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर एक सांसद के अधिकार क्षेत्र में ये होता तो संभवतः अभी तक मैं इस कार्य को पूरा कर चुका होता। बट स्वास्थ्य जिस तरीके से पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, वेंटिलेटर्स को लेकर कई बार हम लोगों ने इस बात को कि हम लोगों ने मांग की कि इसको चलाया जाए, बट जिस तरीके से इन्होंने टेक्नीशियंस का अभाव का इन्होंने बहाना हर बार इन्होंने बनाया, पिछली बार भी जब हम लोगों ने बैठक की उसमें भी इन्होंने बहाना बनाया, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, ये दोनों चीज़ों को लेकर आज भी, अभी आप चले जाइए कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। मैंने जो विकास की बातें की, मैंने उन बातों का मैंने जिक्र किया जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो या केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से हो, मेडिकल कॉलेज मुझे कोई राज्य सरकार ने नहीं, केंद्रीय विद्यालय कोई राज्य सरकार की योजना नहीं है। तो जो केंद्र सरकार के माध्यम से जितना संभव हुआ उन तमाम चीज़ों को धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास जरूर किया। बट हाँ, उतनी ही ईमानदारी से मैं इस बात को मानता हूँ कि राज्य सरकार हर ऐसी योजना में स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो या राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, उसमें पूरी तरीके से नाकाम है, विफल है। और उसको लेकर मुझे जब ज़रूरत पड़ी तो DM ऑफिस के सामने मैं खुद ही धरने पर जाकर बैठा था। तो आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पुनः हम लोग इसको लेकर आंदोलन हम लोग ज़रूर करेंगे। सामने में बैठे उसमें तो आपसे नहीं DM साहब मिले इसलिए आपने धरना दिया था? नहीं भाई, मैं उसके लिए नहीं, अगर आपको जानकारी आपके पास पूरी नहीं है, हम लोगों ने शिविर लगवाया था, शिविर हम लोगों ने लगवाया था और जिस तरीके से अव्यवस्था उस शिविर में राज्य प्रशासन के द्वारा जानकारी होने के बावजूद की गई थी, उन तमाम विषयों को लेकर हम लोग वहाँ पर धरने पर बैठे। आपके रीजन में अल्ट्रासाउंड बंद है, लगता है कि आप पहली बार जो सांसद बने थे उसके दूसरे साल ही बंद हो गया। हाँ, और अभी लगभग 5-6 साल से बंद है, तो उसके लिए आपका नहीं सोच रहे भाई, गरीबों का वो चीज़ है। उसके लिए यही, इससे एक ही प्रश्न को आप दोबारा दोहरा लें, इसी विषय को मैंने जिक्र किया कि ये पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो विधायिका हैं वो ज़रूर इसमें तत्परता दिखाएं। मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो CS हैं वो इसमें ज़रूर दिखाएं। मैंने अपनी तरफ से जितना हुआ मैं पुनः राज्य सरकार से बात करूँगा, स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करूँगा। बट हाँ, निरंतरता में ये बातें हो रही हैं हम लोग, पर उसके बावजूद अगर ये सरकार अगर आँख मूंद कर कान बंद कर कर अगर बैठी है तो कहीं ना कहीं सरकार को हम लोग को बदलने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने बार बार आग्रह किया है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट में लेकर आए वो उसी के आधार पर। देखिए 12-16 एक विद्यालय है जमुई जिला में जहां 1955 से स्थापित है, अभी तक उसका पक्का भवन नहीं बन पाया है। आप यहाँ से 7-8 साल से 9 साल से आप यहाँ अब वो होने चला है, सांसद हैं, तो कैसे विकास का पैमाना को बताया जाए कि और भाई देखिए, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जो राज्य सरकार के अंतर्गत विषय आ रहा है, भाई आप इतना तो आप भी अब समझ ही रहे हैं ना कि भाई जब संघीय ढांचा होता है तो सांसद की अपनी सीमाएं होती हैं। ये तमाम विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले हैं और आज की तारीख में राज्य सरकार जिस तरीके से चिराग पासवान को टारगेट की हुई है, तो उसमें राज्य सरकार हम लोग की बातों को सुने, वो संभव होने ही वाला नहीं। और इसीलिए इन तमाम विषयों को बार बार दिशा की बैठक में भी उठाया जाता है, और उसके बाद भी अगर राज्य सरकार कार्य नहीं कर रही है तो ये कहीं ना कहीं हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सरकार को हम लोग चुनते क्यों हैं, या ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग चुनते क्यों हैं, या ऐसे मंत्रियों को हम लोग चुनते क्यों हैं जो कि आज की 70 साल के बाद भी बिहार में ना स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर पाए हो, ना ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर पाए।
तो इसीलिए ये आग्रह मैं बार बार जनता के बीच भी जाके मैं करता हूँ। मुझसे मेरे सांसद मत के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उस पर आप ज़रूर मुझसे प्रश्न कीजिए, उसमें अगर कहीं कमी है तो मैं ज़रूर सुधारूँ। पर जहाँ पे संघीय ढांचे का सवाल आता है, जहाँ पे राज्य सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर मेरी सीमाएं जरूर हैं। जमुई में कई उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ ढांचा बना दिया गया, बिल्डिंग बना दिया गया, लेकिन वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं और ना ही कोई नर्स। इस पर क्या कहते भाई यही विषय मैं बार बार कह रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर नर्स नहीं, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि वहाँ पे बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है। पर इस पे जिम्मेदारी राज्य सरकार की आती है। हम लोग भाई उनसे आग्रह ही कर सकते हैं। हाँ, अगर ये केंद्र सरकार को करना होता तो मैं केंद्र मंत्रालय में, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय से मैं ज़रूर इन तमाम चीज़ों को करवा देता। पर ये नियुक्तियाँ जो हैं ये राज्य सरकार को करनी है। ये यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति करें, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति करें, जितने भी उपकरण यहाँ पे मुहैया कराने चाहिए वो मुहैया कराएं। नहीं है अगर उपकरण है तो सुचारू रूप से चलें। ये तमाम जिम्मेदारी संघीय ढांचे में राज्य सरकार। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आपको टारगेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि उस टारगेट के कारण ही आपके यशवी यादव से आपकी नजदीकियां बढ़ रही है या लालू यादव से आपकी? भाई मेरी किसी से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ रही हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैं आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। नज़दीकियाँ किसके साथ होंगी या नहीं होंगी, एक जनरल प्रैक्टिस भी रहती है कि चुनाव के आसपास इन चीज़ों को देखा जाता है। जब चुनाव सर पर होते हैं तब गठबंधन के स्वरूप को तय किया जाता है। तो जब कभी चुनाव होंगे उस वक्त क्या गठबंधन का स्वरूप होगा वो चुनाव में